मोटू कार्तिक की माफी कोई काम नहीं आई। विराज ने तुरंत ही कड़क अंदाज में कहा, मुझे तुम्हारी अपॉलॉजीज नहीं चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। विराज की बात सुनकर मोटू कार्तिक के चेहरे पर 12 बज गए थे। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ने लगा था। यू औकात से बाहर मत जाओ। मेरी औकात तो तुम देख ही चुके हो। अब अगर तुम्हें द 7 पैराडाइज होटल चाहिए तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें क्या करना है। विराज को वैसे उस मोटे कार्तिक के होटल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी विराज ने उसके मजे लेते हुए उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। विराज को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। विराज तो चाहता था कि मोटू कार्तिक परेशान हो और आगे से वो गलती दोबारा ना करे। इसीलिए विराज का ये खेल उस मोटे कार्तिक पर भारी पड़ने वाला था और अपनी बात रखने के बाद विराज चाउमीन खाने लगा था। विराज की बात सुनकर उस मोटे कार्तिक के होश उड़ गए थे। उसका चेहरा देखने लायक था, लेकिन अब वो अपनी औकात कैसे दिखा पाता। आखिर ये उसका फैमिली बिजनेस था और 400 करोड़ के एसेट होने के बाद भी उसकी औकात विराज के सामने जीरो ही थी। इस मामले में उस मोटे कार्तिक को दिमाग से काम लेना था, क्योंकि पैसों के मामले में तो उस मोटे कार्तिक का विराज के सामने कोई मुकाबला नहीं था। शायद ये बात उस मोटे कार्तिक को भी समझ आ गई थी। पूरे 1 मिनट तक अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन सोचने के बाद उस मोटे कार्तिक ने पूरी करेज के साथ नील डाउन किया और विराज को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। विराज को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। उस मोटे कार्तिक की बात सुनकर विराज ने अपनी गर्दन हिलाई और विराज के उस रिएक्शन को देखकर वो मोटा कार्तिक तुरंत ही खड़ा हो गया था। उस मोटे कार्तिक को लगा कि उसका काम खत्म हो गया है और विराज को जो चाहिए वो भी उसे मिल गया है। तो मोटा कार्तिक चुपचाप पतली गली से निकलने लगा था। उसे इस तरह जाता हुआ देखकर तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोला। रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए कब कहा? जैसे ही उस मोटे कार्तिक ने विराज की आवाज सुनी, वैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपना मुंह खोला। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मोटे कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि विराज ने उसे अब क्यों रोका है। विराज को उसे नील डाउन करवाना था, जो वो कर चुका था। विराज उससे माफी मंगवाना चाहता था, जो वो ऑलरेडी मांग चुका था। क्या उस मोटे कार्तिक का इतना ह्यूमिलिएशन काफी नहीं था? क्या तुम कुछ भूल रहे हो? विराज ने उस मोटे कार्तिक से कहा। क्या क्या भूल रहा हूं? मोटे कार्तिक ने कंफ्यूज होते हुए कहा। हमने एक शर्त लगाई थी, तुम हार गए हो। कार्तिक साहब, अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास 1000 रुपए भी नहीं है मुझे देने के लिए। 400 करोड़ के मालिक, शर्त हारने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। विराज ने एक बार फिर से मोटे कार्तिक की जान हलक में डाल दी थी, लेकिन विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर माहौल काफी मजाकिया हो गया था। जैसे ही विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी की आंखें सीधी विराज पर जाकर अटक गई थी। जानवी अम्यूज्ड थी। उसका बॉयफ्रेंड वाकई में काफी ह्यूमरस और फनी था। ऐसी सिचुएशन में भी उसे मजाक सूझ रहा था, लेकिन मोटे कार्तिक का रिएक्शन देखने लायक था। विराज की बात सुनकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा था, लेकिन इस बार भी उसका गुस्सा उसके किसी काम नहीं आने वाला था। तुरंत ही उस मोटे कार्तिक ने विराज से उसका जीपे नंबर मांगा और उस नंबर पे 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। विराज ने सेटिस्फाइड होते हुए एक बार फिर से अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन क्या अब वो मोटा कार्तिक वहां से जा सकता था? क्या सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम लोगों को मेरे 1000 रुपए चाहिए? क्योंकि ये सारा कांड कैफेटेरिया में हुआ था, इसीलिए सभी लोगों की नजरें विराज पर टिकी हुई थी। जैसे ही विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी लोगों ने अपनी नजरें फेर ली थी। विराज ने वैसे तो मोटे कार्तिक को जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब उसका काम पूरा हो गया था, इसीलिए दबे पांव वो कैफेटेरिया से निकल गया था। विराज की पलटन बहुत खुश नजर आ रही थी। मोटे कार्तिक को सबक सिखाने के बाद सभी ने कैफेटेरिया में बैठकर मजे से खाना खाया और कैफेटेरिया की अलग अलग डिश ट्राई करने लगे। हालांकि विराज ये नहीं जानता था कि आज का ये मैटर मोटे कार्तिक को सबक सिखाना उसे बहुत ही भारी पड़ने वाला था। मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी और वो मुसीबत ऐसी थी कि विराज की वजह से सबकी जान हलक में आने वाली थी। लेकिन ये कब होगा?
कैसे होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कॉलेज की पढ़ाई और सेमेस्टर के बीच 15 दिन और बीत गए। जानवी भले ही 6 महीने का कोर्स कर रही थी, लेकिन उसका लगातार बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में आना जाना लगा रहता था। जानवी को पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि अपनी कंपनी पर भी ध्यान देना था। हालांकि इन्वेस्टर मिलने के बाद उस लोखंडवाला की जमीन जिसे 600 करोड़ रुपए में खरीदा था, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। उस जमीन पर एक बड़े से सुपरमार्केट के साथ साथ बिजनेस प्लाजा का फैसला किया गया था। दूसरी जमीन जो मारियो थॉमस ने विराज को गिफ्ट के तौर पर दी थी, उस जमीन का क्या करना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। सुपरमार्केट के साथ साथ बिजनेस प्लाजा को एक ही जमीन पर कंस्ट्रक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 6 महीने का समय तो लगने ही वाला था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस जमीन पर काम शुरू हो गया था, इसीलिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ दिन अपनी कंपनी संभालने के बाद जानवी वापस से बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस लौट गई थी। बीते कुछ दिनों में विराज ने नोटिस किया कि प्रखर के साथ कुछ तो गड़बड़ है और प्रखर से पूरी इंक्वायरी करने के बाद विराज को पता चला कि इस बार भी वजह युविका ही है। कुछ दिनों में युविका का बिजनेस नॉलेज से जुड़ा एक पब्लिक लेक्चर होने वाला था। जब ये बात विराज और सनी को पता चली तो वो ये सुनकर खुश हो गए थे। भाई प्रखर, ये तो अच्छी बात है, तुझे युविका के लिए खुश होना चाहिए। सनी ने मुस्कुराते हुए प्रखर से कहा। अपने कड़वे चेहरे के साथ प्रखर ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स ये उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है ना। प्रखर की बात सुनकर सनी के चेहरे पर और भी ज्यादा हंसी आ गई थी। सालों मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और तुम दोनों को मजे आ रहे हैं। सनी को हंसता हुआ देखकर प्रखर और भी ज्यादा इरिटेट हो गया था, और होता भी क्यों नहीं। युविका अगर पब्लिक लेक्चर करने लगेगी तो वो प्रखर की नजरों से और भी ज्यादा दूर हो जाएगी। एक तरफ प्रखर उसे अपने करीब लाना चाहता था तो दूसरी तरफ जिंदगी युविका को उससे और दूर ले जा रही थी। वैसे भी युविका पहले से ही काफी फेमस थी, उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में अगर वो पब्लिक लेक्चर देगी तो उसके सीक्रेट लवर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और उनसे निपटने में प्रखर को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर तरीके से प्रखर अपने आप को फंसता हुआ देख रहा था। प्रखर के लिए चेरी ऑन द टॉपिंग ये थी कि युविका ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो उस पब्लिक लेक्चर को अटेंड करने वाली है। अब भले ही प्रखर कितना भी एंग्शियस ही क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे में केवल एक ही चीज हो सकती थी कि विराज की पूरी पलटन प्रखर का साथ दे और लेक्चर वाले दिन प्रखर के साथ युविका का इंतजार करे, जिससे जैसे ही युविका का लेक्चर खत्म हो वो उसे भीड़ से बचाते हुए अपने साथ लेकर निकल सके। अब विराज की पलटन की तो यही योजना थी, लेकिन देखना होगा कि पब्लिक लेक्चर वाले दिन क्या कांड होता है। देखते ही देखते कुछ दिन भी निकल गए और वो दिन आ गया जब युविका का पब्लिक लेक्चर होने वाला था। पहले तो विराज और सनी ने जोश जोश में प्रखर का साथ देने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही युविका के पब्लिक लेक्चर वाला दिन आया वैसे ही विराज और सनी ने प्रखर के साथ जाने से मना कर दिया था। प्रखर के लाख बार कहने के बाद फाइनली विराज और सनी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। जब विराज की पलटन वेन्यू पर पहुंची तो भीड़ देखकर उनके होश उड़ गए थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उन्हें स्टेज भी ठीक से नहीं दिख रहा था। विराज ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई और उसे एक जगह मिल गई जो हाई पॉइंट पर थी। हालांकि वो लोग पोडियम से अभी भी काफी दूर थे, लेकिन उस जगह से उन्हें पोडियम साफ दिखाई दे रहा था। चूंकि विराज की पलटन प्रोग्राम शुरू होने से 1 घंटा पहले ही पहुंच गई थी, इसीलिए अब उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था। करीब 1 घंटा और 15 मिनट के इंतजार के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। जिस अकेडमी ने ये प्रोग्राम करवाया था वो युविका भंडारी की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि 90% ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ युविका को देखने के लिए आई है, इसीलिए जानबूझकर उन अकेडमी वालों ने युविका के लेक्चर को सबसे लास्ट में रखा, जिससे भीड़ वैसी की वैसी ही बनी रहे। अच्छी बात ये थी कि आज का वेदर बहुत अच्छा था, ना तो धूप थी और ना ही बारिश थी। हाँ, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में ऑडियंस युविका का इंतजार कर ही सकती थी। अब उन्हें करीब 2 घंटे इंतजार करना था। ऐसे में सनी क्या करता? उसे किसी के भी लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तुरंत ही अपना बैग खोला और बिजनेस की किताब निकालकर उसे पढ़ने लगा।
सनी को देखकर विराज और प्रखर एकदम खामोश हो गए थे। विराज बहुत अच्छे से जानता था कि सनी विराज के एहसान को चुकाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। विराज को सनी का ये अंदाज बहुत पसंद आया और विराज ने सनी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। एक के बाद एक पब्लिक लेक्चर होते गए और ऐसे ही 2 घंटे बीत गए थे। अब ऑडियंस में बेसब्री से युविका की परफॉर्मेंस का इंतजार था। एक जवान मेल होस्ट पोडियम के पास आया और जोर से बोला, अगला इंसान जो स्टेज पर आ रहा है वो हमारा आखिरी लेक्चर है। उसका नाम है युविका भंडारी। लेट्स अपलॉड एंड वेलकम हर ऑन द स्टेज। बेचारी ऑडियंस ने अपने 2 घंटे बर्बाद किए थे, लेकिन आखिर में उनका मिशन सक्सेसफुल ही हुआ। युविका का नाम सुनते ही तालियों और सीटियों की बारिश होने लगी थी और 2 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। इसी के साथ युविका बैक स्टेज से स्टेज की तरफ आई। आज उसने बहुत ही लाइट मेकअप कर रखा था। उसने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके गोरे पैरों को छुपा रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसका लुक इतना ग्रेसफुल था कि एक बार के लिए तो विराज भी उसे देखता ही रह गया था। विराज की आंखें फटी की फटी रह गई थी और युविका को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो ये कहने ही वाला था कि आज युविका इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है, लेकिन इससे पहले कि विराज कुछ बोलता, अचानक से एक आवाज विराज के कानों में सुनाई दी। किसे देख रहे हो? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? जानवी ने कड़क अंदाज में विराज को देखते हुए कहा। अरे जानवी, तुम कब आई और तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब यहाँ पर हैं? मुझे तो लगा था कि तुम्हें कंपनी में कुछ काम होगा, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। जानवी को देखकर विराज के होश उड़ गए थे। युविका से उसकी नजरें तुरंत ही हट गई थी। एक तरफ जानवी विराज पर गुस्सा हो रही थी, तो दूसरी तरफ प्रखर युविका को देखकर कावरा बावरा हो गया था। मेरी छोटी बहन का पब्लिक लेक्चर है और मैं ना आऊं? ऐसा हो सकता है क्या? तुमने मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जानवी ने विराज को एक्सप्लेनेशन दिया और साथ ही साथ विराज से भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कह दिया था। अरे बिल्कुल भी नहीं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए विराज ने जानवी को गले लगा लिया था। आप लोगों को लग रहा होगा कि विराज शायद झूठ बोल रहा है। जी नहीं, दरअसल उसने जो भी कहा एकदम सच कहा। हालांकि युविका का टेम्परामेंट यूनिक है, लेकिन विराज की नजरों में वो जानवी के सामने कुछ भी नहीं है। और तो और, अगर विराज और जानवी के रिश्ते की बात करें तो अगर ऐसी 100 युविका भी आ जाए ना, तो भी वो जानवी की जगह नहीं ले सकती हैं। क्या युविका की स्पीच के दौरान कुछ होने वाला था? युविका की स्पीच के बाद क्या होगा? क्या विराज की पलटन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी? क्या कोई नया कांड विराज का इंतजार कर रहा था? क्या उस कांड में पहली बार विराज और उसकी पलटन को हार माननी पड़ेगी, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था? सुनते रहिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।